हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं कंबशन एंड फ्लेम, जो कि क्या है, दहन और ज्वाला। कंबशन क्या है? हमने बोला था कि नॉर्मल जैसे हम देखते हैं जब खाना बनाते हैं उसके लिए आग जलाई जाती है, ठीक है, या फिर आपने जलने की कई प्रक्रियाएं देखी होंगी। उनको हम साइंस में किस तरह से पढ़ते हैं कि आग कैसे लगी, ठीक है, किसी सब्सटेंस ने किस टेम्परेचर पे आग को पकड़ा या कैचेस फायर जिसे आप कहते हैं। साथ ही आपने बोला कि जब दहन हो रहा था उसके बाद जो धुआं निकला है वो क्या है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हो रही हैं और ये सारी चीजें जब एक साथ चल रही हैं, इसको हम किस में पढ़ेंगे? कंबशन और फ्लेम के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है कि कंबशन होता क्या है, दहन क्या है, किसी चीज का जो जलना है वो आखिर हो क्या रहा है। तो हमने क्या अपने लास्ट सेशन में पढ़ा कि जो आपका दहन है वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जहां पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हमने क्या कहा था? जहां जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा कहा जाएगा ऑक्सीकरण कहा जाएगा। तो दहन की प्रक्रिया में भी एक तरह से ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो आप उसे एक प्रकार की ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो कंबशन आपका क्या हो गया? यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हम बोलते हैं कि जलने की प्रक्रिया होती है या आग जलती है। और कौन से पदार्थ आपके जलते हैं वो आप देखेंगे, कौन से आपके नहीं जलते हैं वो भी आप देखेंगे। ओके, तो दहन की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तथा उत्पन्न ऊष्मा अभिक्रिया को चालू रखने के लिए क्या है, पर्याप्त होती है। ठीक है, यानी क्या बोला कि जो हम न्यूनतम कम से कम तापमान की बात कर रहे थे कि किसी चीज को आग पकड़ने के लिए एक कम से कम तापमान तो होना चाहिए। तो उस कम से कम तापमान की बात कहां पर की जा रही है? जहां पर आग जल रही है, यानी दहन की प्रक्रिया हो रही है। और दहन की प्रक्रिया में आप क्या कह रहे हैं कि हीट उत्पन्न हो रही है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि उसके आसपास तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, और वो तापमान अब क्या है आपका, जो उस सब्सटेंस को जलाने के लिए कम से कम तापमान चाहिए था उससे ज्यादा हो। ठीक है, उससे ज्यादा होने का मतलब है कि अभी तापमान बढ़ गया है, तो आपकी जो जलने की प्रक्रिया है या दहन की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर तापमान कम हो जाता है तो फिर वो सब्सटेंस दोबारा से जलना शुरू नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया। तो ये आपने देखा था किसमें? दहन की प्रक्रिया में। जो कि उसके बाद हमने क्या कहा कि दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो आपका क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा आप क्या कह रहे थे कि अभी हम सब्सटेंसेस को दो तरह से देखेंगे, यानी एक तरफ हमने क्या बोला, हमने कागज को जलाया, प्लास्टिक को जलाया, वो चीजें जल रही हैं। तो जो चीजें दहन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्रतिभाग कर रही हैं, या आप क्या कहेंगे, जो चीजें जल रही हैं उनको हम क्या कहेंगे, दहनशील कहेंगे या फिर ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। ओके, दूसरा आपके क्या आएंगे, ऐसे पदार्थ आएंगे जो जलते नहीं हैं, ठीक है, या जिन पे आग नहीं लगती है, तो उनको आप क्या कहेंगे, अज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। ओके, उसके बाद हमने दहन के लिए आवश्यक शर्तों की बात की थी, यानी कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कंबशन के लिए, दहन के लिए आवश्यक है। तो आपके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी दहनशील पदार्थ होना चाहिए। ऐसी चीज होनी चाहिए जिस पर आग लगनी। ठीक है, जैसे हम लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी हमारा क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी वो जल सकता है, इसीलिए हम उसको जला रहे हैं। ओके, दूसरा कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया आपका। नॉन कंबस्टिबल होगा, यानी जैसे पत्थर है, रेत हमने बोला, ईंट बोला, उसको हमने किस में रखा था, नॉन कंबस्टिबल में रखा था, या अदहनशील और अज्वलनशील में रखा था। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि कंबशन करना है तो आपको कैसे चाहिए, कंबस्टिबल ही सब्सटेंस चाहिए होंगे। तो आप कह रहे हैं वहां पे फ्यूल हो सकता है, कोई आपका वुड हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, पेपर हो सकता है, फैब्रिक हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है,
आपकी गैसेस हो सकती हैं जो जलती हैं, ठीक है। तो ये सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस होंगे। दूसरा क्या होगा, एक कम से कम तापमान आपको चाहिए जहां पर कि क्या होगा, आपकी रिएक्शन शुरू हो, ठीक है। तीसरा आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके लिए आवश्यक शर्तें हो गई। अभी आपने कहा कि मैम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस आता है तो वो जलना शुरू कर देता है, तो फिर हमारे एनवायरनमेंट में इतनी ऑक्सीजन है और उसके आसपास इतनी सारी चीजें हैं, तो फिर आग क्यों नहीं लग रही। तो हमने क्या बात की, उस कम से कम तापमान की बात की। अगर वो कम से कम तापमान उनको वहां पर मिल रहा है तो वहां पर आग जलना शुरू हो जाएगी, ओके। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट देने, ठीक है। तो वो न्यूनतम तापमान जिसको हमने बाद में क्या नाम दिया, ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर नाम दिया। और क्या बोला, ऑक्सीजन चाहिए आपको, कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, यानी ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिस पर आग लगेगी, क्योंकि अगर नॉन कंबस्टिबल होगा तो वैसे भी दहन की प्रक्रिया वहां पर फिर नहीं, ओके। इतनी चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हमने किसकी बात की थी, आपके ज्वलन ताप की बात की थी, यानी एक न्यूनतम टेम्परेचर, ठीक है। कम से कम तापमान, यानी इससे कम अगर तापमान है तो चीज पर, कोई भी चीज जो है उस पर आग नहीं लगेगी, ठीक है। इससे ऊपर आपका तापमान जाएगा तो जो आपका क्या है, दहन की प्रक्रिया है वो होगी। तो किसी भी पदार्थ को, जैसे हम पेपर की बात कर रहे हैं, कागज की, आप फ्यूल की बात कर रहे हैं, किसी ईंधन की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, तो उन सब को जलाने के लिए आपके पास एक न्यूनतम तापमान होना चाहिए, जिस न्यूनतम तापमान पे वो चीज आग को पकड़ेगी या जलना शुरू करेगी, ठीक है। आपने देखा है कि जैसे हम लकड़ियां जलाते हैं, ठीक है, तो आप उसके पास आग को ले जाते हैं। आग को ले जाने का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे, एकदम से लकड़ी पर आग नहीं लगेगी, धीरे धीरे थोड़े समय बाद उस पर आग लगती है। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे लकड़ी का तापमान बढ़ा और किस तापमान पर पहुंचा, जो उसका ज्वलन ताप था, यानी इग्निशन टेम्परेचर था। उस इग्निशन टेम्परेचर पे जैसे ही तापमान पहुंचा, लकड़ी ने आग पकड़ी, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कहते हैं कि कुछ चीजों के ज्वलन ताप बहुत कम होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है। इनके ज्वलन ताप कम होते हैं। ज्वलन ताप कम होने का मतलब क्या है, जैसे ही आप इनके संपर्क में आग को ले जाते हैं, आपने माचिस जलाई और एकदम से पेट्रोल के पास ले गए, तो पेट्रोल क्या करता है, एकदम से आग पकड़ लेता है, तो यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, और वो तीव्रता से क्या हो रहा है, जल रहा है। वहीं पर आपने किसकी बात की, पेपर की बात की, तो जब आप पेपर को जला रहे थे तो थोड़ा सा समय लग रहा था। प्लास्टिक की बात की, उसमें भी थोड़ा समय लग रहा है, यानी इनके इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, ओके। तो ये क्या हो गया, आपका इग्निशन टेम्परेचर हो गया। यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल भी देखा था, जहां पर आपने बोला था कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हम कहीं पर रोक देते हैं या कट कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपकी आग बुझ जाएगी। जैसे आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे थे कि कहीं किसी जगह पर अगर आग लग जाती है, छोटे से किसी चीज पे आग लग गई है, तो आप क्या कर देते हैं, उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, कंबल देते हैं या शीट डाल देते हैं। तो वो कंबल, वो शीट या फिर वो जो बैरियर की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। आपने बोला हमने कपड़ा डाल दिया, कंबल डाल दिया, शीट डाल दिया उसके ऊपर जहां पर आग लग रही थी। कहीं पर आग लग रही है, ये आग लग रही है किसी चीज में, और आपने कहा कि हमने इसके ऊपर कंबल डाल दिया, ठीक है। अब इस एनवायरनमेंट में क्या है, आपके ऑक्सीजन है, ठीक है। जब भी आपका कंबल नहीं था, ठीक है, इससे पहले आपका कंबल यहाँ पर नहीं था, तो आपको ऑक्सीजन डायरेक्ट मिल रही थी। आपको का मतलब है कि इस आग को क्या मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रही थी। तो बहुत ज्यादा आग लगेगी, जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतनी ज्यादा आग बढ़ेगी, ठीक है। अब किसी ने क्या बोला कि इसके ऊपर कंबल डाल दो, ठीक है। आपने क्या किया, इसके ऊपर कंबल डाल दिया, ठीक है, या कोई शीट डाल दी, कवर कर दिया उस जगह को जहां पर आग लग रही थी। तो उसको कवर करने का मतलब क्या था कि जो ये ऑक्सीजन की सप्लाई थी, आपने इसको रोक दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हमने क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन क्या है, शर्त के रूप में जब हम पढ़ रहे थे कि ये बहुत आवश्यक है किसके लिए, दहन के लिए। अभी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि मैम जो ये आग थी वो बुझ गई, ठीक है। क्या कहा हमने, कहीं पर आग जल रही थी, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, उसको पूरी ऑक्सीजन मिल रही थी, तो आग धीरे धीरे बढ़ रही, ठीक है।
अभी आपने क्या कर दिया, उसको कवर कर दिया किसी चीज से, आपने उसके ऊपर शीट डाल दी, कोई कंबल डाल दिया, ठीक है। कंबल और शीट ने क्या किया, ऑक्सीजन के लिए बैरियर का काम किया, यानी अभी उस आग वाले पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वहां पर आग जलना क्या हो गया, बंद। ठीक है। आपने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि जैसे यहाँ पे मनु का नाम लिया गया है कि मनु क्या कर रही थी, कुछ तो खाना बना रही थी, उसके पास क्या थी, एक कढ़ाई थी, ठीक है, और इस कढ़ाई में क्या रखा था, उसने ऑयल रखा था, ठीक है। मनु ने क्या किया, इसको बर्नर पे रखा, गैस पे रखा, ठीक है। गैस पर रखने के बाद कुछ समय बाद क्या करता है, ये ऑयल भी जलना शुरू कर देता है, इसमें आग लग जाती है। अभी मनु घबरा जाती है और घबराकर सबसे पहले क्या करेगी, वो गैस को ऑफ करेगी। तो उसने गैस ऑफ कर दी, बर्नर ऑफ कर दी, ओके। आग अभी भी जल रही है। अब मनु को क्या करना चाहिए, पानी डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, उसको क्या कर देना चाहिए, इसके ऊपर ढक्कन लगा देना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ढक्कन लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई हम कह रहे हैं, या एनवायरनमेंट से जो डायरेक्ट ऑक्सीजन वहां पर किसको, इस ऑयल को मिल रही थी, जो जल रहा था, वो रुक जाएगा। ये ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कब, जब उसमें ढक्कन लगा दिया। और जैसे ही आप कढ़ाई के ऊपर ढक्कन रखेंगे, जो आग जल रही थी वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ, जब आपने O2 को वहां पर नहीं पहुंचने दिया। तो इतना आपको समझ में आ गया, आपको पता चल गया है कि हाँ, आग लगने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऐसा ही जैसे हमारे आसपास कभी आग लग जाती है और हवा चलती है, तो लोग क्या कहते हैं कि हवा चलने से आग और बढ़ेगी। तो हवा चलने से और आग कैसे बढ़ेगी, एक तो स्पीड उसकी चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी, जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उस डायरेक्शन में आग बढ़ेगी, और दूसरा ऑक्सीजन वहां बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी, इस वजह से आग बढ़ेगी, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया था। यहाँ पर हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात की थी, जहां पर हमने बोला कि आपके पास क्या होता है, जैसे आग लग जाती है किसी एरिया में, तो वो तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था कि आपने कंबल डाल दिया, लेकिन जब बहुत बड़े एरिया में एकदम से आग लग जाती है, तो फिर क्या, फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, या इस तरह से सिलेंडर्स का यूज करके क्या किया जाता है, आग को बुझाया जाता है, ओके। देन हमने उसके बाद बात की थी कि दहन आपके कितने प्रकार के होंगे। तो हमने कहा दहन 3 प्रकार के आपके होंगे। पहला आता है आपका तीव्र दहन, ठीक है, जहां पर आपने बोला कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो जलने योग्य पदार्थ है, वो एकदम से जल्दी से आग पकड़ता है और तीव्रता के साथ जलता है। इसी को क्या कहा जाता है, रैपिड कंबशन कहा जाता है, या तीव्र दहन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको बर्नर दिखाया गया है, एलपीजी का बर्नर है ये, ठीक है, और एलपीजी गैस यहाँ पर जल रही है। या आप बात करते हैं कि कहीं पर हमने पेट्रोल रखा है और पेट्रोल पे आपने आग लगा दी, तो ये क्या है, रैपिड कंबशन के, यानी आपका जो फ्यूल है या आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो क्या कर रहा है, एकदम से आग को पकड़ रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा, ठीक है। तो तीव्र दहन क्या है आपका, जब दाह्य तेजी से जलकर, दाह्य क्या है आपका, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है, ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ है, जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन यानी रैपिड कंबशन कहा जाता है, जिसमें उदाहरण आपको दिए हैं, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे बहुत जल्दी से जलते हैं, तीव्रता से जलते हैं, इसीलिए ये किसके एग्जाम्पल्स में आते हैं, तीव्र दहन के एग्जाम्पल्स में या उदाहरणों में आते हैं, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ आपका तीव्र दहन करते हैं, ज्वलनशील पदार्थ यानी जो पदार्थ जल सकते हैं, ओके। जल्दी से नोट करेंगे, फिर दूसरा टाइप देखेंगे। चलिए दहन का नेक्स्ट टाइप देखते हैं, स्वतः दहन या स्पॉन्टेनियस आपका क्या है, ये कंबशन, ओके। वैसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, ठीक है, यानी कोई चीज पड़ी हुई है एनवायरनमेंट में और अचानक उसने जलना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसा आपने नॉर्मली नहीं देखा होगा, लेकिन जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजों की बात करते हैं जो स्वतः ही जलना शुरू कर देती है। जैसे आपने धातु अधातु पढ़ा होगा, तब आपने बात की थी कि अधातु यानी फास्फोरस के बारे में पढ़ा था कि जब यह इन्वायरमेंट में हवा के संपर्क में आता है तो एकदम से जलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यह किसका एग्जाम्पल है, आपका स्वतः दहन का या स्पॉन्टेनियस
जो आपका कंबशन हो रहा है उसका एग्जाम्पल है। तो क्या समझे आप स्वतः दहन से, कि जो आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस होंगे, कंबस्टिबल तो ये होंगे क्योंकि दहन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही एनवायरमेंट में अगर पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वयं ही उन्होंने जलना शुरू कर दिया है, तो वो क्या कर रहे हैं, स्वतः दहन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, उदाहरण क्या है आपका, फास्फोरस द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के यानी उसको ना तो टेम्परेचर बढ़ाया गया, ना ही उसको आग के संपर्क में लाया गया, फिर भी वो उसने जलना शुरू कर दिया। तो प्रत्यक्ष कारण कोई नहीं था। ये अचानक आग पकड़ लेना स्वतः दहन का उदाहरण, ठीक है। फास्फोरस का एग्जाम्पल है आपके पास। फास्फोरस का ज्वलन ताप काफी कम होता है, ठीक है। उसी इग्निशन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्वलन ताप कम है इसीलिए वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उसने जलना शुरू कर दिया। इस कारण से फास्फोरस कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है, ठीक है। सेकेंड आपने बोला, कोयले की खानों में कोयले की धूल स्वतः आग पकड़ लेती हैं। खानों में कोयले की धूल सूर्य की गर्मी तथा अन्य गर्मी के कारण स्वतः आग पकड़ लेते हैं तथा जलने लगते, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो कोयले की खान होती है, वहां पर जो कोयले से धूल निकल रही है, ठीक है, वो एक प्रकार का कार्बन ही हुआ कोयला। वो क्या कर रहा है, कुछ गर्मी अगर वहां पर है या सूर्य का प्रकाश वहां पर पड़ता है, उसके कारण वो स्वतः जलना शुरू कर देता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, स्पॉन्टेनियस आपका कंबशन वहां पर हो रहा है। थर्ड आपका है, अधिक गर्मी के कारण तथा कभी बिजली गिरने के कारण जंगलों में स्वतः आग लग जाया करती है। जंगलों में लगने वाली इस तरह की आग भी स्वतः दहन का उदाहरण है। हालांकि कभी लोगों की लापरवाही, जैसे कि पिकनिक या शिविरों से लौटने के बाद कैंप फायर के पूर्ण रूप से नहीं बुझाने पर भी जंगलों में आग लग जाती है। तो इसमें बताया गया है कि जंगलों में आग लगने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन स्वतः जो हम कंबशन पढ़ रहे हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन पढ़ रहे हैं, उसमें आग लगने का कारण क्या है कि जैसे कभी बिजली गिरती है आसमान से, या फिर इस तरह की कोई भी नेचुरल प्रोसेस होती है और उससे फिर जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है। तो स्वतः दहन से आप क्या समझे, स्वतः यानी अपने आप, दहन यानी आग लगना। जब अपने आप जंगलों में क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। अपने आप कैसे लगेगी, ये आपने 3 उदाहरण देख लिए हैं कि किस किस तरह से आपका अलग अलग चीजों में आग लग रही है या दहन की प्रक्रिया हो रही है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर तीसरा टाइप देखेंगे अपने दहन का। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका कंबशन का। ये स्वतः दहन यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। विस्फोटन या एक्सप्लोजन, ठीक है। अब एक्सप्लोजन क्या होता है आपका, पटाखों के जलने के क्रम में आकस्मिक अभिक्रिया होती है जिससे ऊष्मा प्रकाश के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया में काफी मात्रा में गैस निकलती है तथा पटाखे तेज आवाज के साथ जल उठते हैं। ऐसे दहन को विस्फोट कहा जाता है। यानी क्या समझे आप, कि आग तो जल रही है, दहन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन वो एक तो अचानक से हो रही है, दूसरा जो ऊष्मा और प्रकाश एक साथ तेजी से निकल रहा है, उसके साथ साथ एक प्रकार की ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है, और इसी को क्या कहा जाता है, आपका विस्फोट कहा जाता है। जैसे इसमें पटाखों का एग्जाम्पल दिया है कि पटाखे वगैरह जब जलाए जाते हैं तो क्या होता है, एकदम तेजी से, ठीक है, बहुत कम समय में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा तो कम निकलेगी पटाखे जलने पर, लेकिन ध्वनि बहुत तेज निकलती है, ठीक है, और साथ साथ गैसेस भी निकलती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विस्फोट यानी एक्सप्लोजन वहां पे हो रहा है। और इस तरह के नेचुरल एक्सप्लोजन जब होते हैं, जैसे ज्वालामुखी वगैरह फटता है, तो इस केस में बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है, ऊष्मा बहुत ज्यादा निकलती है, गैस निकलती है आपकी, और साथ साथ क्या, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ओके, तो आपको विस्फोट समझ में आ गया, स्वतः दहन आपने पढ़ लिया, और साथ ही क्या पढ़ा आपने, रैपिड कंबशन यानी तीव्र दहन। तो तीव्र दहन क्या था, जब तेजी से आग लग रही थी किसी चीज, ठीक है, और वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, तो आपने क्या कहा, ये तीव्र दहन। स्वतः दहन आपने क्या कहा, कि जब चीजें स्वतः ही अपने आप ही जलना शुरू कर रही हैं, दहन की प्रक्रिया में भाग ले रही हैं, तो वो क्या है, स्वतः दहन या स्पॉन्टेनियस क्या है आपका, कंबशन। ओके, तीसरा आपने कहा विस्फोट, कि जब कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस या फिर कोई भी चीज
क्या करेगी, एकदम से जलना शुरू करेगी और उस जलने की प्रक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा प्रकाश के साथ साथ गैस भी निकलेगी और क्या उत्पन्न होगी, एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो उसको क्या कहा जाएगा, विस्फोट या एक्सप्लोजन कहा जाएगा। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखिए। चलिए, तो ये हो गए आपके दहन के तीनों प्रकार। इसके बाद बात आती है ज्वाला यानी फ्लेम की। आपने देखा है जब आग जलती है तो जलने में जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसमें आपको क्या दिखाई देती है, ज्वाला दिखाई देती है, यानी जिसको आप नॉर्मल जो सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, आग की लपटें। ठीक है, तो वो फ्लेम जो है उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लेम क्या है आपका, ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है। ठीक है, तो जब आग जल रही है और जलने पर एक तो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस जल रहा है, उसके ऊपर गैसेस जल रही हैं, तो गैसेस जलने के कारण जहां पर आपको लाइट वाला पार्ट दिखता है या थोड़ा कम लाइट वाला पार्ट दिखता है, वो सब किसका क्षेत्र होता है, ज्वाला का क्षेत्र होता है, यानी फ्लेम वो होती है। ठीक है, दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होती है जब दहनशील पदार्थ और दहन का पोषक पदार्थ दोनों गैसीय अवस्था में हो। ठीक है, यानी क्या समझे कि एक तो वो सब्सटेंस जो आपका जल रहा है वो, और दूसरा जो आपका पोषक वहां पर गैस कोई बन रही है, दोनों किस स्टेट में होंगे, आपके गैसीय स्टेट में होंगे। यानी गैसीय अवस्था में जब दोनों होंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस भी और आपका दूसरा जो आपका उसमें पोषक पदार्थ बन रहा है। ठीक है, वो दोनों गैसीय अवस्था में होंगे और गैसीय अवस्था में जल रहे होंगे, तब क्या उत्पन्न होगी, आपकी फ्लेम उत्पन्न होगी। ठीक है, फ्लेम को नोट कर लीजिए फिर हम आगे देखेंगे। तो ये आपको दिखाया गया है, एक मोमबत्ती जल रही है। ठीक है, और मोमबत्ती से क्या निकल रही है, ये ग्लो जो करती है। ठीक है, जलने वाली यहाँ पर आपकी मोमबत्ती की क्या जो बाती होती है वो जलती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, और एक तरह से ये आपका ग्लो यहाँ पर दिखाई देता है, जिसको आप क्या बोलते हो, फ्लेम कहते हैं। ठीक है, यानी ज्वाला। अब इस ज्वाला के क्या क्या प्रकार होंगे वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है ये आउटर मोस्ट पार्ट है, जिसको आपने क्या बोला है कि ये ब्लू कलर का होगा। ठीक है, बहुत लाइट ब्लू कलर का ये यहाँ पर दिख रहा है, ये ब्लू कलर का पार्ट होगा। ठीक है, और ये ब्लू कलर का पार्ट आपका क्या है, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, जो कि कैसा है, नीला है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र यानी यहाँ पर जो कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है, जलने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से हो रही है, यानी कि जो गैसेस हैं वो पूर्ण रूप से जल चुके हैं और कैसे हैं, नीला कलर दे रहे हैं। और सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहरी क्षेत्र होता है ये, और सबसे ज्यादा गर्म भी होता है, यानी इसका तापमान सबसे ज्यादा रहेगा। और जब आप इसका एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं कि सुनार वगैरह जो आपके होते हैं, गोल्ड स्मिथ, वो क्या करते हैं, इस आउटर मोस्ट लेयर का यूज करते हैं, किसके लिए, जो उनको मेल्ट वगैरह करवाना है, कोई भी सब्सटेंस क्या करना है, पिघलाना है। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर वो यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आंशिक आंशिक दहन वाला पार्ट आपका आ रहा है। ठीक है, जहां पर पूर्ण रूप से क्या नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से आपका कंबशन नहीं हो रहा है, ये वाला पार्ट। ये कैसा दिख रहा है आपको, येलो दिख रहा है। एक पार्ट आपका यहाँ आएगा, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, जो कि कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, वहां पर आप बोलते हैं कि बिल्कुल भी आग नहीं जल रही है, और ये कैसा होता है, ठंडा होता है, या सबसे कम यहाँ पर क्या होगा, तापमान होगा। ओके, तो कितनी चीजें समझ में आ गई, ये आपकी फ्लेम है, ज्वाला है, इसके तीन पार्ट हमने बता दिए। एक आउटर मोस्ट है जो ब्लू कलर में है, एक अंदर वाला पार्ट है जिसमें आंशिक दहन हो रहा है जो येलो कलर का है, और जो सबसे अंदर है काला वाला पार्ट, जिसको हम बोल रहे हैं कि उसका तापमान सबसे कम है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जलने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो रही है, या कुछ भी वहां पर जल नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे कम गर्म भी आपने उसको बोला है। और ये रेड और येलो वाला पार्ट जो होता है ये आपका कम गर्म होता है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, ब्लू वाले पार्ट की अपेक्षा। ओके, तो ये ज्वाला को आप अच्छे से समझ लेंगे,
फ्लेम के प्रकार को अच्छे से समझ लेंगे। ओके, इसको बना लेंगे। तो बच्चों आज हमने फ्लेम के बारे में पढ़ा, साथ ही किसके बारे में पढ़ा, दहन के प्रकारों को हमने समझा। ठीक है, दहन के आपके 3 प्रकार हो गए और ज्वाला के क्षेत्र भी कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, आगे हम ज्वाला के क्षेत्र को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कौन सी ज्वाला के क्षेत्र का यूज किया जाता है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोई आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, देन आज के लिए यहीं पर ये सेशन समाप्त होता है और आईसीटी वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।